हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय लॉ चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद रे और मैं हूँ रिया शर्मा। तो आज की वीडियो में बीए एलएलबी के 4th सेमेस्टर में जो आपका ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट है, जो मानव अधिकार नाम का आपका सब्जेक्ट है, उसकी 5th और 6th यूनिट को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले शुरू की 4 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे थे। तो ये यूनिट जो है ये भी बहुत आसान होने वाली हैं, एंड तक बने रहना, ठीक है। तो इन यूनिट के अंदर बहुत आसान बात की गई है। 5th यूनिट जो है वो बोलते हैं यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम। देखो, कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन, यानी कि जब कई सारे देश एक साथ मिलते हैं, कुछ ना कुछ मीटिंग करते हैं, सम्मेलन करते हैं, तो उसी को कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट और फंडामेंटल फ्रीडम, यानी कि मानव अधिकार के ऊपर और फंडामेंटल स्वतंत्रता के ऊपर जो यूरोप में सम्मेलन हुआ उसके बारे में बताओ, ठीक है। और दूसरा वाला ये बोल रहा है कि अमेरिका में जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में बताओ। अब सीधी सी बात है, अगर ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार को लेकर सम्मेलन होगा तो सारी की सारी बात मानव अधिकार से संबंधित होंगी, लाइक नए अधिकार जोड़ना, नई नई विशेषताएं, इस तरह से, ठीक है। तो सीधे सीधे हमें यूरोप में जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में पढ़ना है, अमेरिका में जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कोई पहाड़ नहीं है, समझ गए होगे। आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मानव अधिकार के यूरोपीय सम्मेलन से। इसे सम्मेलन, ये जो आपका कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब सम्मेलन भी होता है और अभिसमय भी होता है, ठीक है। तो हर जगह तो अभिसमय लिखा हुआ है, पेपर में भी अभिसमय ही लिखा आएगा, तो इसलिए अभिसमय वर्ड बताना आपको ज़रूरी है। कभी आप यूरोपीय सम्मेलन याद करके जाओ और वहाँ पे यूरोपीय अभिसमय देख के आपको लगे कि पेपर बदल दिया या फिर मतलब बाहर से कुछ दे दिया, इस तरह से, ठीक है। तो मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता पर यूरोपीय अभिसमय, यानी कि यूरोप में जो मीटिंग हुई थी, जो सम्मेलन हुआ था, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ECHR, ठीक है, यानी कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट, ओके। सो इसका पहले परिचय देखते हैं, ये क्या था। तो यूरोपीय अभिसमय, जैसे ECHR हम बोलते हैं, इसकी स्थापना 1950 में यूरोप की परिषद के तत्वाधान में हुई थी। लेकिन इसकी स्थापना तब हुई थी, यानी कि ये मतलब एक तरह से इंट्रोड्यूस तब करा था, लेकिन इसे जो कम्प्लीटली लागू करा गया वो 1953 में किया गया। यानी कि ऐसा समझो कि 1950 में केवल इसे देखा गया, इसके ऊपर बात की गई, सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुई, लेकिन जो लागू किया गया इसके प्रावधानों को, वो 1953 में किया गया। ये स्थापना शब्द हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो इतना समझो कि 1950 में एक तरह से ये इंट्रोड्यूस करा थोड़ा सा, और 1953 में पूरी तरह से लागू कर दिया। अब ये क्यों लाया गया? तो इसका उद्देश्य था कि यूरोप के जितने भी देश हैं या फिर यूरोप में जो नागरिक वगैरह हैं, सबके मानव अधिकारों को कानूनी सुरक्षा दी जाए, कानूनी सुरक्षा मानव अधिकारों को दी जाए। मान लो स्वतंत्रता का अधिकार है तो इसे कानूनी सुरक्षा देना, ताकि कोई भी इस अधिकार का उल्लंघन ना कर पाए। मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है और कानून जो है वो इसकी सुरक्षा करता है, यानी कि अगर मेरी स्वतंत्रता के अधिकार का तुम उल्लंघन करोगे तो कानून तुम पे कार्रवाई करेगा। तो इसका मतलब होता है कानूनी सुरक्षा करना, ठीक है। अब ये जो अभिसमय, यानी कि ये जो सम्मेलन हुआ था, इसमें बेसिकली 47 सदस्य थे और भारत भी बाद में इसमें जुड़ गया था, ठीक है। तो ये था इसके अंदर, और जितने भी मतलब इसके अंदर देश आते हैं सबको ये चीज़ें माननी पड़ती हैं, लाइक मानव अधिकार क्या है और अपने देश के जो नागरिक हैं उन्हें मानव अधिकार देना, ठीक है। अब इसकी क्या विशेषता थी वो समझते हैं, फिर इसके अधिकार भी समझेंगे कि इस सम्मेलन में क्या अधिकार थे, क्या बात थी। पहली विशेषता, तो व्यक्तिगत याचिका का अधिकार, यानी कि अगर व्यक्ति, राज्य का मतलब अपने देश से कोई भी व्यक्ति राज्य या फिर देश के विरुद्ध यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय यानी कि ECHR की कोर्ट में याचिका, यानी कि एक तरह से केस समझ लो, ठीक है, उसे दाखिल कर सकता है डायरेक्ट। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन अगर 47 सदस्य देश में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो यूरोपीय एक कोर्ट है, यूरोप की खुद की कोर्ट है, मानव अधिकार से संबंधित कोर्ट, तो इंसान सीधा का सीधा वहाँ जा सकता है, ठीक है। बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधा डायरेक्ट वहीं जाएगा और वहीं पे मुकदमा सुना जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि मानव अधिकार से संबंधित ये जो कोर्ट है यूरोप में, ठीक है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट जा सकता है। जबकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा है न्यायिक प्रवर्तन तंत्र, यानी कि ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें व्यक्ति सीधे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने की अनुमति ले पाता है, यानी कि डायरेक्टली वहाँ जा रहा है वो, ठीक है, डायरेक्टली कोर्ट में। ये दोनों वैसे एक ही बात है, लेकिन पॉइंट बढ़ाने के लिए ऐसा आप कर सकते हो। अगला है व्यक्तिगत आवेदन की सुविधा, यानी कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी समूह का मतलब होता है ग्रुप, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रुप या कोई भी गैर सरकारी संगठन, यानी कि जैसे NGO हो गई
ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो कोई भी एनजीओ, इंसान, ग्रुप ये न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं यदि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो ये भी इसकी विशेषता है। इंसान हो, ग्रुप हो, एनजीओ हो, किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो सीधे यहाँ पे केस कर सकते हैं। अगला है विस्तृत अधिकार। ठीक है, तो मूल अभिसमय के साथ कई प्रोटोकॉल जोड़े गए हैं जिससे अधिकारों की सूची में विस्तार हुआ है। यानी कि बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जिनसे जो अधिकार की सूची है बहुत बड़ी सी हो गई है, उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। और कानूनी बाध्यता है, यानी कि जो सदस्य देशों पर लागू होती है। यानी कि कोई भी अगर यहाँ पे कानून बनता है तो जो 47 के 47 सदस्य हैं सब पर वो लागू होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने भाई साइन वाइन करे थे, इसमें जुड़े थे, इसको अपनाया था, इसलिए। तो यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इनका खुद का एक कोर्ट होता है मानवाधिकार से संबंधित। तो इसका पालन सुनिश्चित करने हेतु, यानी कि कोई भी इंसान मानवाधिकार को ना तोड़े, इसके लिए यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। क्योंकि अगर कोर्ट नहीं है तो लोगों में डर भी नहीं होगा। तो लोगों में थोड़ा डर बिठाने के लिए, ताकि लोग बात माने और मानवाधिकारों का उल्लंघन ना करें, इसलिए इन्होंने खुद की अपनी मानवाधिकार न्यायालय भी खोल रखी है। तो ये इसकी बेसिक बेसिक विशेषता हो गई। अब इसके अंदर जो मौलिक अधिकार या फिर जो हमें मौलिक स्वतंत्रता दे रखी है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसे 3 तरह से पूछ लेगा कि ये मौलिक अधिकार कौन कौन से दिए हुए हैं ECHR के अंदर। ठीक है, यानी कि ये जो आपका यूरोपियन कन्वेंशन है, जो सम्मेलन हुआ था, इसमें क्या क्या अधिकार दिए गए, या फिर क्या क्या इसमें स्वतंत्रता है, या फिर इसके अनुच्छेद जो है वो बताओ। ठीक है, एक ही चीज़ है। तो बेसिकली इसमें जीवन के अधिकार की बात की गई। जीवन जीने के अधिकार का मतलब है कि इंसान खुल के जीवन जी सकता है, लेकिन खाली जीवन ही नहीं जी सकता है। जीवन जीने के अंदर आता है कि उसे अच्छा अच्छा पर्यावरण मिले जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए अच्छा खाना मिले, और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अच्छा पर्यावरण दे और अच्छा इन्वायरमेंट दे लोगों को। ठीक है, तो जीवन के अधिकार में यही चीज़ आती है कि हर व्यक्ति को अच्छा पर्यावरण मिले, अच्छा स्थान मिले, अच्छा जीवन जीने का एक रास्ता मिले। ठीक है, तो एक तो ये आता है कि जीवन की स्वतंत्रता या अधिकार हर किसी को है। दूसरा, यातना और अमानवीय व्यवहार से मुक्ति। क्योंकि कुछ लोग मतलब प्राचीन समय में ऐसे रहे हैं जो हेड टाइप के होते थे और वो दूसरे लोगों पे कब्जा सा रखते थे, यानी कि उनसे बंधुआ मजदूरी कराते थे, गुलामी कराते थे, बलात् श्रम कराते थे। ठीक है, तो ये जो मतलब आपका ECHR है, यानी कि ये जो यूरोपीय अभिसमय हुआ, इसके अंदर यातना और अमानवीय व्यवहार से मुक्ति दी गई। अमानवीय व्यवहार यानी कि एक तरह से ह्यूमैनिटी ख़त्म कर देना, इंसान से भी बदतर व्यवहार करना किसी के साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते। गुलामी, आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते, और किसी से बलात् श्रम नहीं करा सकते, यानी कि मजदूरी जो होती है एक तरह की, उसकी मर्जी के खिलाफ वो नहीं करा सकते। और स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार भी इसके अंदर दिया गया है। हर आदमी स्वतंत्र है। और न्याय संगत सुनवाई का भी अधिकार है, यानी कि अगर मैं परेशान हूँ तो मैं अपनी सुनवाई के लिए कोर्ट जा सकती हूँ। निजता और पारिवारिक जीवन का सम्मान, यानी कि इंसान की जो निजता होती है, निजता का मतलब होता है प्राइवेसी, तो प्राइवेसी का सम्मान करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई घर में बैठा है, आप उसकी वीडियो बना बना के डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे। ठीक है, तो अगले आदमी के पारिवारिक जीवन का और उसकी प्राइवेसी का मतलब सम्मान करना है। तो ये जो सब मैं बता रही हूँ ना, ये सारे के सारे यूरोपीय सम्मेलन जो हुआ था, जो अभिसमय हुआ था, उसमें ये सारी बातें, ये सारे अधिकार रखे गए थे। ठीक है, बेसिकली कोई ऐसा सोचता नहीं है कि कोई अगर पारिवारिक जीवन में अंदर बैठा हुआ है अपने घर में, या फिर घर में भी अगर मान लो फैमिली वाले बैठे हुए हैं, तो हम ऐसी वीडियो बना के उनकी यहाँ वहाँ डाल रहे हैं स्नैपचैट पे। या फिर मान लो कोई फेमस आदमी है, हमने उसे देखा तो उसकी वीडियो बना ली और डाल दी, आ गए बहुत सारे लाइक। तो ये जो यूरोपीय अभिसमय हुआ था, इसमें ये भी बोला गया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, सामने वाले की प्राइवेसी क्यों खराब करनी। ठीक है, अगला है विचार, अंतकरण और धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी विचार को मान सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो, ये भी इसके अंदर बात कही गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की बुराई करो या झूठे इल्ज़ाम लगाओ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो विचार हैं, जो भाव हैं, उन्हें तुम व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, शांतिपूर्ण सभा कर सकते हो, यानी कि नॉर्मली शांति से बैठ के मीटिंग कर सकते हो। संघ, यानी कि अपना खुद का यूनियन या ग्रुप भी बना सकते हो। ठीक है, और भेदभाव भी इसके अंदर निषेध है, यानी कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये वो अधिकार हैं, वो स्वतंत्रताएं हैं जिनके ऊपर यूरोपीय अभिसमय यानी कि यूरोपीय सम्मेलन के अंदर बात की गई थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताओ, बस इतना ही बता दो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक एक तो हमारी यूनिट 5 तो कंप्लीट हो गई, क्योंकि यूनिट 5 में यही पूछा था कि यूरोपीय जो कन्वेंशन हुआ था, यूरोपियन जो कन्वेंशन हुआ था उसके बारे में बताओ। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है अमेरिकन कन्वेंशन, यानी कि यूनिट 6। देख लो 10 मिनट में यूनिट 5 कंप्लीट।
अब है यूनिट 6। तो यूनिट 6 में हमें पढ़ना है अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट, यानी कि मानव अधिकार के लिए अमेरिका में जो सम्मेलन हुआ। तो बेसिकली ये एक मानवाधिकार संधि टाइप का था जिसे 1969 में कोस्टा रिक के सैन जोस में अंगीकृत किया गया, यानी कि बनाया गया, लेकिन 1978 में लगभग ऐसा समझ लो 9-10 साल बाद इसे लागू किया गया था। ठीक है, और बड़ी बात यह है कि इसमें 35 सदस्य देश शामिल हैं। अब कमेंट करके बताओ कि इंडिया शामिल है या नहीं है। ठीक है, तो ये अभी समय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट OAS के सदस्य देशों के लिए लागू है। ठीक है, यानी कि जितने भी उधर की साइड के सदस्य देश हैं, जो 35 देश हैं, उन सब के लिए लागू है। इसका उद्देश्य है कि अमेरिकी महाद्वीप में मानवाधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें बढ़ावा दिया जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि वहाँ के जो लोग हैं उनके पास कुछ अधिकार ही नहीं है, तो उनके लोगों की अधिकारों की रक्षा करना और अधिकारों को बढ़ावा देना। तो इसलिए बेसिकली ये अभी समय आया था और ये इसका काम था। अब इसके अंदर क्या मुख्य विशेषताएं? सबसे बड़ी है कि मानव की गरिमा और मूल अधिकारों की रक्षा इस अभिसमय के अंदर जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा, निष्पक्ष न्याय, धर्म, अभिव्यक्ति आदि जैसे मूल अधिकारों को शामिल किया गया है और उनकी रक्षा की जाती है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म के अधिकार को छीनता है या फिर मतलब उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, उसके जीवन में इंटरफेयर करता है, जीने नहीं दे रहा उसे, ठीक है, तो ये आदमी यहाँ पे जा सकता है। अमेरिकन जो इनकी भी खुद की कोर्ट है, जैसे यूरोपियन कोर्ट थी ना, ऐसे ही अमेरिका वालों की भी खुद की कोर्ट है। ठीक है, अमेरिकन कन्वेंशन जो हुआ था, यानी कि जो अमेरिकन सम्मेलन हुआ था, इन्होंने भी अपनी एक खुद की कोर्ट बना रखी है। ठीक है, तो कोई भी आदमी को परेशानी होती है तो उसकी रक्षा ये लोग करते हैं। इसके सिवा राज्य की जिम्मेदारी, यानी कि सदस्य देशों पर ये बाध्यता है, यानी कि ये बाउंडेशन है कि वो इन अधिकारों का सम्मान करेंगे, यानी कि जितने भी देश हैं वो इन सारे अधिकारों का सम्मान करेंगे। कौन से अधिकार आगे पढ़ेंगे, पहले आप विशेषता समझो। तो जो भी इसके अंदर अधिकार हैं, हर सदस्य देश उनका सम्मान करेगा और उनका उल्लंघन नहीं करेगा, यानी कि उनकी रिस्पेक्ट करेगा, उन्हें फॉलो करेगा। अगर इसके अंदर लिख रहा है कि सभी लोग समान हैं, तो आप अपने राज्य या फिर अपने देश में भेदभाव नहीं कर सकते कि तू काला है मैं गोरा हूँ, तू छोटा है मैं लंबा हूँ, इस तरह से। ठीक है, अगला है अंतर अमेरिकी मानवाधिकार आयोग और न्यायालय, यानी कि जैसा मैंने बताया था इसका भी खुद का कोर्ट है। जिस तरह से आपका यूरोपियन कोर्ट है, उसी तरह से इसका भी खुद का कोर्ट है। तो बेसिकली इसमें एक तो आयोग बनाया गया है और इसके अंदर एक कोर्ट बनाया गया है। तो इंटर अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, यानी कि इसे IACHR बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक कमीशन है, एक आयोग है। इसके सिवा इसके अंदर एक कोर्ट भी बनाया गया है, इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, इंटर अमेरिकन यानी कि अंतर अमेरिकी। तो इसके अंदर बेसिकली एक कोर्ट बनाया गया है और एक आयोग भी इसके अंदर बनाया गया है। ये बेसिकली अगर उल्लंघन होता है मानवाधिकार का तो यहीं पे वो देखा जाता है। अगला है व्यक्तिक और अंतर्राज्यीय याचिकाओं की स्वीकृति। तो व्यक्तियों और राज्यों को उल्लंघन की शिकायत इन निकायों में दर्ज कराने का अधिकार है। यानी कि अगर मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो इनके कुछ मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे केस वगैरह दर्ज कराया जा सकता है और अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है। ठीक है, तो पूरी की पूरी यहाँ पे व्यवस्था है। अब इसके अंदर क्या क्या मुख्य अधिकार दिए हैं? अमेरिकन जो कन्वेंशन हुआ था, जो सम्मेलन हुआ ह्यूमन राइट का, इसके अंदर क्या क्या अधिकार है? तो पहला अधिकार है जीवन का अधिकार। तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। ये अधिकार भ्रूण की रक्षा तक विस्तृत है, कुछ स्थितियों को छोड़कर। भ्रूण की रक्षा यानी कि जो माँ की गर्भ में छोटा सा बच्चा है उसे भी जीवन का अधिकार है। यानी कि ऐसा नहीं कि बच्चा पेट में है और तुम उसे ख़त्म करे जा रहे हो। ठीक है, तो भ्रूण यानी कि जो अनबॉर्न बेबी है, जो मम्मी की गर्भ में है, वॉम्ब में है, मदर वॉम्ब में है, उसे भी अधिकार है जीवन का। ठीक है, तो ये इनकी सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जीवन का जो अधिकार है उसे भ्रूण तक विस्तृत कर रखा है। दूसरा, निजी स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि प्राइवेसी का अधिकार। हर इंसान को प्राइवेसी इन्होंने दे रखी है, यानी कि आप कोई घर में बैठा उसकी वीडियो नहीं बना सकते, इस तरह। और अवैध गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा, यानी कि किसी को भी इस तरह से आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकते, हिरासत में नहीं ले सकते। कोई रीज़न पक्का होना चाहिए उसके पीछे। जैसे होता है हमारे इंडिया में, होता है कि बेसिकली साजिश रची जाती है, पुलिस वाले पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाते हैं, किसी को भी उठवा लेते हैं। एक MLA, पिछली बार मैंने देखा था, एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ऐसे था कि MLA के घर के बराबर से निकल के जा रहे थे एक पेरेंट और उनका जो बेटा था, वो निकल के जा रहे थे, पापा बेटा। तो उनके बेटे को मार दिया और वो UPSC की तैयारी कर रहा था और MLA के खिलाफ कोई भी मतलब केस वेस भी नहीं हुआ। तो जैसे हो जाती है ना अवैध गिरफ्तारी, या फिर ऐसे ही मार देते हैं लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती। तो इनके यहाँ पे क्या सिस्टम है कि अवैध गिरफ्तारी यानी कि जो इलीगल गिरफ्तारी होती है, जो गलत तरीके से गिरफ्तार करते हैं, जो हिरासत में लेते हैं,
तो इनके यहाँ पे वो नहीं हो सकता। अगला है निष्पक्ष न्याय का अधिकार। तो कानून के सामने सभी को न्याय का अधिकार है, चाहे कोई कैसा भी हो, सबके लिए निष्पक्ष न्याय। ऐसा नहीं कि कोई राजा का बेटा है तो उसे ज़्यादा न्याय मिल जाएगा, या फिर कोई छोटा है तो उसे न्याय ही नहीं देंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर अधिकार है। और धर्म का भी अधिकार है, किसी भी धर्म को मानो, किसी का भी प्रचार करो, कुछ भी करो। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, यानी कि तुम्हारे जो विचार हैं तुम उन्हें व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। और सम्मेलन और संगठन का अधिकार, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो। प्राइवेसी का अधिकार, यानी कि अपने परिवार में, घर में, पत्राचार आदि में निजता की गारंटी, यानी कि परिवार में हो, घर में हो, तो कोई भी मतलब आपकी प्राइवेसी खराब ना करे, इसका भी इन्होंने अधिकार दे रखा है। कुछ राजनीतिक अधिकार भी हैं, जैसे कि चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। सार्वजनिक पद हेतु प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन करने का भी अधिकार है। भेदभाव निषेध, निषेध का मतलब है प्रोहिबिटेड, यानी कि भेदभाव की मनाही है, मना ही है, यानी कि नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचार आदि के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते। इस चीज़ को डायरेक्टली मना किया गया है इन लोगों के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ अधिकार हैं मेनली जो इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था प्रीवियस ईयर में, ये आपका जो यूनिट 6 है ये भी कंप्लीट हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन और देखा था मैंने कि मानव अधिकारों का जो अंतर्राष्ट्रीय बिल है, ठीक है, क्या ये मोफिन अभिसम्य को सम्मिलित करता है, यानी कि ये जो मानव अधिकार वगैरह का बिल है, तो इसमें क्या मोफिन अभिसम्य आता है। तो बेसिकली इसके अंदर मोफिन अभिसम्य नहीं आता, लेकिन इसके अंदर अदर चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें, ठीक है। इसमें 3 डॉक्यूमेंट हैं। एक तो सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा, इसे शायद हमने यूनिट 3 में पढ़ा था, तो ये इसके अंदर आती है। और इसके अंदर ICCPR और ICESCR, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार और मानव के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार। देखो ध्यान से देखो, एक तो सार्वभौमिक घोषणा और एक ICCPR ICESCR, ये देखो यहाँ आप देख सकते हो, ये रहा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। और ICCPR, इसे शॉर्ट में बोलते हैं ICCPR, और इसे बोलते हैं ICESCR, ठीक है। यानी कि ICCPR का मतलब है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। और ICESCR का मतलब है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। तो इसके अंदर बेसिकली ये बात पूछी गई है कि क्या ये जो मोफिन वाला है, मोफिन अभिसम्य है, यानी कि जो मोफिन में जो सम्मेलन हुआ था उसे ऐड करा गया है या नहीं करा गया है। तो भैया जो अंतर्राष्ट्रीय बिल है उसमें केवल 3 चीज़ें ऐड हैं। एक तो है सार्वजनिक या फिर सार्वभौमिक मानवाधिकार, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो कि यूनिट 3 में आता है। और ICCPR और ICESCR जो कि यूनिट 4 में आता है आपके में, ठीक है। तो यही 2-3 चीज़ें इसमें ऐड हैं, और कोई फालतू चीज़ इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। तो मोफिन अभिसम्य जो है, यानी कि जो हाँ, मोफिन यानी कि जो यूरोप में जो अलग से कन्वेंशन हुआ था, वो इस बिल का भाग नहीं है। तो इसके अंदर केवल ये 3 चीज़ आती हैं, मोफिन, यूरोपियन, ये नहीं आ रही हैं, तो इस बिल का भाग ये नहीं है। लेकिन फिर भी मानव अधिकारों में इसने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और ये एक दस्तावेज है। अब ये जो यूरोपीय अभिसम्य है, यानी कि इसे मोफिन अभिसम्य भी आई थिंक बोलते हैं, तो इसके अंदर कुछ अधिकार हैं, जैसे कि प्राइवेसी का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई, जीवन का अधिकार, अच्छे से अपना जीवन जियो, इस तरह से। तो हाँ, यूरोपीय अभिसम्य और जो आपका मोफिन है, आई थिंक ये एक ही है। तो अगर पूछे कि यूरोपीय अभिसम्य अंतर्राष्ट्रीय बिल के अंदर आता है या नहीं आता है, तो मना कर देना कि नहीं आता है। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, यानी कि बहुत अच्छा दस्तावेज है, और इसके अंदर बहुत सारे अधिकार आते हैं, ये सब घुसा देना इसके अंदर। तो ये था आज का लेक्चर। समझ में आया हो तो बस कमेंट करके बता देना, ज़्यादा बड़ी मेरी डिमांड नहीं होती है, कमेंट करके बता देना। ठीक लगे तो शेयर कर देना। अगर आपको पेड नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, पेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस पर मुझे DM कर सकते हो। लॉ विद रिया नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, यहाँ पे काम की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। व्हाट्सएप पे भी चैनल है, चाहो तो फॉलो कर लेना। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।